Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my students. This is Sir Farrukh Adeel, and with continuation with our lecture series of second year accounting, that is partnership formation. Chapter number 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया है पार्टनरशिप फॉर्मेशन का, और इसकी अभी कंटिन्यूसली हम जो है वो वीडियोस और बाकी जो लेक्चर्स है वो कंटिन्यूसली इसका अपडेट कर रहे हैं हम लोग साथ साथ। तो ये उसी सीक्वेंस का जो है वो आपका एक और लेक्चर है, दैट इज लेसन नंबर 9। और लेसन नंबर 9 में आज की क्लास में मैं आपको जो है वो इसकी जो जितनी भी चीज़ें हैं और जितना भी सेटअप है वो आपको कराऊंगा। लास्ट लेक्चर को अगर हम रिवाइज करें लेक्चर नंबर 8 को, तो हमने ये देखा था कि मर्जर के अंदर जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स होता है उसको हम जो है वो किस तरीके से जो है वो लेके चलते हैं और किस तरीके से उसको जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो हमने ये कहा था कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्योंकि एस्टिमेटेड लॉस होता है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ होता और इसको मिलने के चांसेस अभी होते हैं, लिहाजा हम इसको नए बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट रिसीवर्स को रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे, और क्योंकि अलाउंस फॉर बैड डेट्स कॉन्ट्रा अकाउंट है अकाउंट रिसीवेबल का, इसलिए इसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पे। तो इसी तरीके से अब हमने आज की क्लास में जो इसका दूसरा कॉन्ट्रा अकाउंट होता है, क्योंकि एसेट और लायबिलिटीज ही जो है वो मर्ज होते हैं और कैपिटल जो है वो दोनों के डिफरेंस से निकाला जाता है। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस पहले ही क्लोज हो चुके होते हैं कैपिटल के अंदर, लिहाजा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स मर्जर में काउंट नहीं होते, सिर्फ एसेट्स लायबिलिटीज। मगर एसेट्स के साथ उसके कॉन्ट्रा अकाउंट्स भी जो होते हैं वो भी आपने जो है वो सामने रखने होते हैं। तो हमने कल की क्लास के अंदर अलाउंस फॉर बैड डेट्स को ट्रीट किया था, आज की क्लास के अंदर हम लोग इसमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को जो है वो ट्रीट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ टू सोल प्रोप्राइटरशिप, वही वाला टॉपिक। लेकिन आज की क्लास में हम कल के टॉपिक को भी रिवाइज करेंगे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को भी देखेंगे और साथ ही साथ जो है वो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को भी जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन में हो तो उसको फिर किस तरीके से जो है वो ट्रीट किया जाता है। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं आपको आज का टॉपिक स्टार्ट करूँ, उसका क्वेश्चन कराऊँ, थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं बुक वैल्यू का। एसेट्स की बुक वैल्यू क्या होती है? एसेट्स की हमारे पास 3 वैल्यूज होती है। जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं, जब भी हम कोई एसेट रिकॉर्ड करते हैं, या जब भी हम किसी एसेट को इवैल्यूएट करते हैं, तो हमारे पास एसेट्स की 3 वैल्यू होती है। द फर्स्ट वैल्यू इज कॉल्ड द कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू या कॉस्ट प्राइस वो अमाउंट होती है जिस पर हमने एसेट परचेज किया हुआ होता है। ठीक है जी, सपोज कर लें आपने एक लैंड जो है वो परचेज की थी आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले, लेट्स सपोज 10 लाख रुपए की, तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती, कॉस्ट ऑलवेज रिमेन सेम, और जिस बुक में आपने रिकॉर्ड किया होता है आपने उसको हमेशा उसी वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना होता है। अकाउंटिंग में इस टर्म को कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप अपने एसेट की कॉस्ट को जो रिकॉर्ड करेंगे वो हमेशा उस प्राइस पर करेंगे, चाहे आपने जिस प्राइस पर आपने उसको परचेज किया है, चाहे मार्केट में उसकी प्राइस कुछ भी चल रही है। दूसरी बात जो होती है वो आती है आपकी बुक वैल्यू, जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बुक वैल्यू में क्या होता है कि बुक वैल्यू के अंदर, आज गर्मी बहुत शदीद है इस वजह से जो है वो थोड़ा सा जो है वो स्वेटिंग है, लेकिन चल, तो बुक वैल्यू की बात कर रहे थे हम लोग कि बुक वैल्यू क्या होता है जनाब। बुक वैल्यू में आपने एसेट की जो उसकी रिमेनिंग वैल्यू रह गई है, एक होता है हमने उसको परचेज किया, फिर हमने उसको बिजनेस में यूज करना स्टार्ट किया। अब जब आपने उसको यूज करना स्टार्ट किया तो यकीनन उसकी वैल्यू जो है वक्त के साथ साथ डेप्रिसिएशन की वजह से रिड्यूस हो रही है, तो उसकी बुक वैल्यू जो है वो कम होती चली जा रही है। गाड़ी आपने परचेज की थी लेट्स सपोज 20 लाख रुपए की, 1 साल आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, अब वो गाड़ी 20 लाख की नहीं रही, उसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी जो है वो डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो जाएगी, वेयर एंड टेयर की वजह से कम हो जाएगी। सपोज कर लेते हैं कि 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 19 लाख रुपए हो जाती है, इसका मतलब आपने उस गाड़ी को 1 लाख रुपए से डेप्रिशिएट कर दिया, तो उसकी जो बुक वैल्यू बन गई वो बन गई 19 लाख। इसका मतलब कॉस्ट अभी भी 20 लाख ही है, लेकिन जो उसकी बुक वैल्यू है दैट इज 19 लाख। और एक होती है उसकी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब ये होता है कि मार्केट में अब ये चीज जो है वो कितने की बिक रही है या कितने की चल रही है। मार्केट वैल्यू को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने 2 वैल्यूज डिस्कस करनी है, कॉस्ट वैल्यू एंड बुक वैल्यू। कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट, बुक वैल्यू जिसमें हम उसके अलाउंसेस को माइनस कर देते हैं। अकाउंट रिसीवेबल में से अगर हम उसका अलाउंस ऑफ बैड डेट्स माइनस कर दें तो हमें अकाउंट रिसीवेबल की बुक वैल्यू पता चल जाती है। इसी तरह से अगर हम फिक्स एसेट में से जो जितने फिक्स एसेट है सवाए लैंड के, आपको पता है सब डेप्रिशिएट होते हैं, तो अगर हम लैंड में से यानी कि बिल्डिंग में से, फर्नीचर में से, इक्विपमेंट में से उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, डिडक्ट कर दें, तो उसकी बुक वैल्यू पता चल जाती है।
तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉस्ट में से अगर हम अलाउंस और डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमें उसकी जो है वो बुक वैल्यू जो है वो पता चल जाती है। तो इस बुक वैल्यू का बहुत काम है आज के टॉपिक के अंदर। तो जनाब सवाल पहले स्टार्ट करते हैं, देन पहले एक छोटा सा डेफिनेशन लेते हैं बुक वैल्यू की। When two independent running business combine together to form a partnership business, then this process is called merger या amalgamation of business। इसके बाद हमने कल भी डिस्कस की थी डिटेल में। अब हमने क्या करना है जनाब, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट ऑफ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आइए जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। Sometime you may cross such type of question which involves treatment of allowance for depreciation। When dealing with depreciation, must remember that allowance for depreciation must be deducted from the cost of asset। ठीक है जी, allowance for depreciation को asset की cost से minus कर लेंगे to find the book value, and then this book value is to be recorded in journal entries as debit। इसका मतलब allowance for depreciation को न्यू बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसकी कॉस्ट को, टोटल में जो कॉस्ट होती है इस अलाउंस को, उसमें से उसको माइनस करके इसकी बुक वैल्यू निकाल ली जाती है और उस बुक वैल्यू को फिर आपने जर्नल में रिकॉर्ड करना होता है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स, सुनिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स रिकॉर्ड होते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि उसको उसकी कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाता है। नो नीड टू इंक्लूड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इन बैलेंस शीट, ऑब्वियसली क्योंकि हमने इसको राइट ऑफ ही कर दिया, इसको हमने खत्म ही कर दिया, इसको हमने माइनस ही कर दिया है, डिडक्ट ही कर दिया है। तो जब एक अकाउंट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ जर्नल के अंदर तो उसको बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। एज फिक्स्ड एसेट विल बी रिकॉर्डेड एट देयर बुक वैल्यूज। आइए जनाब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं, मेरी बात को ध्यान में रखिएगा कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स रिकॉर्ड होते हैं लेकिन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि इसको कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 16 क्वेश्चन इसके करा चुका हूं पूरी सीरीज के साथ। अगर आप लेक्चर नंबर 1 से इसको लेसन नंबर 1 से फॉलो करेंगे तो आपका चैप्टर बड़ी आसानी से जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब हम बिल्कुल इसके एंडिंग स्टेजेस के ऊपर खड़े हैं चैप्टर के, एक दो लेसन इंशाल्लाह और लगेंगे फिर चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ क्लासिक ट्रेडर्स एंड स्टार ट्रेडर्स। दो हमारे पास अलग अलग बिजनेसमैन थे। On August 1, 2015, they decided to merge their business and form Max Trader। इन्होंने दोनों अपने बिजनेस को मर्ज किया और क्या बना लिया, मैक्स ट्रेडर। अब आपने यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ अकाउंट्स दिए हैं, कैश अकाउंट, रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब आप इस पर गौर करिएगा, फर्नीचर की एक्चुअल वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू थी 1 लाख और ये 20,000 तक डेप्रिशिएट हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो बुक वैल्यू आ रही है दैट इज 80,000। 1 लाख में से आपने 20,000 को माइनस कर दिया। सिमिलरली जो स्टार ट्रेडर के बाद इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट है 1,50,000 और ये 40,000 से डेप्रिशिएट हो चुका है आज तक, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट बुक वैल्यू दैट इज 1,10,000। तो हम इस बुक वैल्यू को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंट्स पेबल 35 and 25 and bank loan is nil and 40। They further decided that their capital should be 1 lakh and 2 lakh। इसका मतलब जो पहला पार्टनर है क्लासिक ट्रेडर वो 1 लाख रुपए बना, यानी कि उसका कैपिटल होना चाहिए। अगर कुछ कमी बेशी होगी तो वो या तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी या फिर अगर ज्यादा होगी, ज्यादा हो गया तो फिर वो ड्रॉइंग होगी। चलिए रिकॉर्ड करते हैं जर्नल। पहले बात करते हैं क्लासिक ट्रेडर की। क्लासिक ट्रेडर के अकाउंट्स पे नजर डालिए। कैश है 25,000, अकाउंट रिसीवेबल 15,000, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स 2,000, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 50,000, ऑफिस फर्नीचर। अब ऑफिस फर्नीचर जो है वो आपका जो है वो 100 में से 20 माइनस हो जाएगा तो इट विल बी रिकॉर्डेड एज 80,000। अकाउंट्स पेबल क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा 35 और एसेट और डेबिट क्रेडिट का जो फर्क होगा इट विल बी रिकॉर्डेड एज कैपिटल ऑफ क्लासिक ट्रेडर। चलिए एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। कैश डेबिट किया, रिसीवेबल्स को डेबिट किया, इन्वेंट्री को डेबिट किया और अब मेरा आज का टॉपिक मैंने आपको फर्नीचर को डेबिट कराया 80,000 से, 1 लाख से नहीं करवाया क्योंकि अलाउंस को हमने इसकी कॉस्ट में से माइनस कर दिया। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स रिकॉर्ड होते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर 2,000, नोट्स पेबल थे इसके 35,000, कैपिटल ऑफ क्लासिक ट्रेडर्स आ गया आपके पास 133,000। रिक्वायरमेंट में इसकी 1 लाख रुपए की थी, इसका मतलब ये हुआ कि इसको यहाँ पर 33,000 जो है वो विड्रॉ करने पड़ेंगे। एडजस्टमेंट हम इसकी बाद में करेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई आपकी क्लासिक ट्रेडर्स की। सवाल में वापस चलते हैं और आप जरा नजर डालते हैं स्टार ट्रेडर्स के ऊपर। अच्छा यहाँ पे अकाउंट्स पेबल है, वहां पे नोट्स पेबल है, तो इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा कि जो अकाउंट टाइटल है दैट इज अकाउंट्स पेबल। क्लासिक ट्रेडर स्टार ट्रेडर्स पे आते हैं 60, 30, 4,000,
इन्वेंट्री 65। हमें जो काम करना है वो हमने करना है इक्विपमेंट के ऊपर। 1,50,000 का इक्विपमेंट है और 40,000 जो है वो इसकी डेप्रिसिएशन है, तो इट मींस दैट कि इसको आपने 1,10,000 पे जो है वो रिकॉर्ड करना है और साथ ही साथ डेप्रिसिएशन में अलाउंस का अकाउंट रिकॉर्ड नहीं होगा। Cash debit by 60, account receivable debit by 30, inventory debit by 65, equipment debit by 1,10,000, allowance for bad debts is 4,000, accounts payable 25, बैंक लोन 40, ये आपकी लायबिलिटी है। डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकाल के इसका कैपिटल रिकॉर्ड कर लिया। कैपिटल ऑफ स्टार ट्रेडर्स इज 196,000। सवाल में रिक्वायरमेंट थी कि ये कैपिटल 2 लाख रुपए होना चाहिए, इसका मतलब इसकी 4,000 की डेफिशिएंसी है, तो इसको बिजनेस में 4,000 रुपीज फर्दर एडजस्ट करने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। चलिए जी रिकॉर्ड करते हैं दोनों की एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स और ड्राइंग। तो पहले क्योंकि नाम था आपके पास क्लासिक ट्रेडर्स का, सॉरी स्टार ट्रेडर्स का, तो पहले हम इसको स्टार ट्रेडर्स को रिकॉर्ड करेंगे, सॉरी क्लासिक ट्रेडर्स को रिकॉर्ड करेंगे। ड्राइंग डेबिट हो गई 33,000 से, कैश क्रेडिट हो गया 33,000 से। इसी तरह से कैपिटल को हमने क्लोज कर दिया। ड्राइंग की दोनों एंट्रीज आप पहले देख चुके हैं कि ड्राइंग की दोनों एंट्रीज साइमल्टेनियस बनाई जाती हैं। देन उसके बाद कैश डेबिट एंड कैपिटल ऑफ स्टार ट्रेडर्स क्रेडिट 4,000, क्योंकि इसकी 4,000 की डेफिशिएंसी थी तो इसने 4,000 रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर दिया। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, कई दफा बता चुका हूँ लेसन्स में पहले भी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स पहले बनानी है और जो इसकी एडजस्टमेंट है वो बाद में बनानी है। नेम की सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करना, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है नेम की सीक्वेंस, बल्कि हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है नेम की सीक्वेंस। क्लासिक का नाम पहले था तो क्लासिक की एंट्रीज पहले होंगी, स्टार का नाम बाद में था तो स्टार की एंट्रीज बाद में होंगी। नजर डालते हैं जरा मर्ज बैलेंस शीट पे जाने से पहले कि कौन कौन से अकाउंट्स मर्ज हो जाएंगे। वो कॉन्सेप्ट भी आपको पता है पहले से। कैश कैश में मर्ज हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल में मर्ज हो जाएगा, इन्वेंट्री में मर्ज हो जाएगी, ऑफिस फर्नीचर में मर्ज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर अब बैलेंस शीट को मर्ज करके बनाना है। जो डेबिट साइड है उनको प्लस करेंगे, जो क्रेडिट साइड है कैश की उसको माइनस करेंगे। तो जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे ऑब्वियसली तरीके से, तो कैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 56,000, अकाउंट रिसीवेबल 45 हो जाएगा, जिसमें से आप माइनस करेंगे 6,000 के अलाउंस फॉर बैड डेट्स, तो बुक वैल्यू बिकम 39,000। Then we have merchandise inventory, that should be 1,15,000. Then we have total current assets of 2,10,000. After current assets, we have to record our fixed assets. Fixed asset हमारे पास दो थे, एक था हमारे पास फर्नीचर, एक था हमारे पास इक्विपमेंट। याद रखिएगा इसको डायरेक्टली बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, इसमें हम अलाउंस और डेप्रिसिएशन को शामिल नहीं करते, क्योंकि वो जर्नल में भी नहीं है। तो जो चीज जर्नल में नहीं है अल्टीमेटली वो चीज बैलेंस शीट में भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो फर्नीचर इज 80,000 एंड इक्विपमेंट इज 1,10,000। तो यहाँ पे ये बात कंफर्म हो गई कि किस तरीके से हमने इसकी जो है वो बुक वैल्यू को जो है वो रिकॉर्ड किया। टोटल हमने किया इसका 190 प्लस 210, दैट शुड बी 4 लाख। इक्विटी साइड पे चलते हैं। इक्विटी साइड पे पहले हमने रिकॉर्ड करनी है लायबिलिटीज। वी हैव 3 लायबिलिटीज आई गेस, अकाउंट्स पेबल एंड बैंक नोट्स पेबल। टोटल किया हमने, दैट इज 1 लाख। एक में बैंक लोन का भी अकाउंट था तो उसको जरा सा देख लीजिएगा कि अकाउंट्स पेबल की वैल्यू कितनी है और बैंक लोन की वैल्यू कितनी है। नोट्स पेबल का अकाउंट सवाल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो जरा सवाल को देखते हुए उसकी करेक्शन कर लीजिएगा। पार्टनर्स कैपिटल की तरफ आते हैं। दो हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल है। एक हमारे पास था, अगर आपको याद हो पहले क्लासिक ट्रेडर का, इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 1,33,000, लेकिन रिक्वायरमेंट सिर्फ इसकी जो थी वो 33,000 की थी, तो इसने 33,000 की 1 लाख की रिक्वायरमेंट थी तो उसने 33,000 की जो है वो ड्राइंग कर ली। और दूसरा पार्टनर था, उसकी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी 2 लाख, लेकिन उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन रही थी 196, तो उसने फिर डेफिनेटली 4,000 की जो है वो आपने जो है वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कराई उससे। तो ड्राइंग के बाद क्लासिक ट्रेडर्स का कैपिटल हो गया 1 लाख और स्टार ट्रेडर्स का कैपिटल हो गया 2 लाख। दोनों को हमने प्लस किया तो टोटल पार्टनर्स इक्विटी या टोटल पार्टनर्स कैपिटल हमारे पास आ गया 3 लाख और 1 लाख, यानी लायबिलिटीज और कैपिटल को हमने सम करना है ताकि आपकी टोटल इक्विटीज आ सके, एंड टोटल इक्विटीज इज 4 लाख। सो दैट इज द क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा कि अकाउंट्स पेबल की जगह पर बैंक लोन आएगा, तो इसको जरा सा करेक्शन कर लीजिएगा। नोट्स पेबल का जो टाइटल है वो क्वेश्चन में मौजूद नहीं था, एक टाइपो हो गया यहाँ पे, तो इसको जरा सा देख लीजिएगा। एक सवाल आपके घर से करने के लिए हमेशा की तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पास्ट पेपर का, और अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज रहते हैं। मर्जर ऑफ 2 बिजनेस में मार्शल और वॉलमार्ट का, ये सवाल आप लोगों ने आज की क्लास में करना है हर हालत में, और इसको फिर सेंड कर दिएगा।
So this will be the end of the class. Thank you very much. Hope you have enjoyed it. Allah Hafiz. Take care.